अब तक हमने देखा कि आरव जानवी को शादी के लिए प्रपोज़ल भेजता है और इसके लिए उसे 3 दिन का टाइम भी देता है ताकि वो सोच के जवाब दे सके। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाते हैं। डिनर करने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर निकल के हवा बहुत तेज़ थी और ठंड भी रात होते होते बढ़ती जा रही थी। दिल्ली शहर में ठंड का तापमान दिसंबर के महीने में हमेशा बढ़ता ही जाता था। ये उन मौसमों में से एक मौसम था जो जानवी को बिल्कुल पसंद नहीं था। दोनों गाड़ी में बैठ गए और निकल गए। हल्की हल्की बारिश आज फिर हो रही थी। जानवी तो जैसे इस बारिश से थक गई थी। अपने बगल में बैठे शख्स को वो घूर के देख रही थी, जो ड्राइविंग बहुत कंसंट्रेशन के साथ कर रहा था। गाड़ी में इस टाइम बहुत शांति थी और इतनी शांति कि एक दूसरे की सांसों तक को सुना जा सकता था। अचानक जानवी बोली, आप कुछ गाने चलाइए ना। यहाँ पर सीडी रखी है, तुम अपनी मर्ज़ी के जो गाने चलाना चाहती हो चला लो। गाना चलाने पर अरिजीत सिंह का एक बहुत ही फेमस ब्रेकअप सॉन्ग चल रहा था। उसे वो गाना सुनते सुनते अपने और कबीर के बिताए हुए पल याद आ रहे थे और उन पलों को याद करके वो दुखी हो रही थी। दुखी होने के बावजूद उसका मन यही गाने को बार बार सुनने का कर रहा था। बहुत देर के बाद आरव की आवाज़ आई, मुझे लगता है तुम काफ़ी इमोशनल हो। ये बस एक गाना है, लेकिन तुम इस गाने से खुद को कितना रिलेट कर रही हो। पर ये सीडी तो आपकी है ना, इसका मतलब आपको भी ऐसे गाने पसंद हैं, तभी तो आपने रखा है। आरव उसकी बात पे बस हंस दिया। आपको सच में ऐसा नहीं लगता कि ये चीज़ हमसे भी कहीं ना कहीं रिलेट करती है? जानवी ने कुछ सोचते हुए पूछा। आरव ने उसकी बात का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन वो उस गाने को गुनगुनाने लगा। जानवी तो उसको गुनगुनाता हुआ देख शॉक हो गई थी। उसे नहीं मालूम था वो गाना भी गा सकता है। वो गाना सुनते सुनते जानवी के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसका गाना जैसे उसके दुखों में मिश्री की तरह घुल गया हो, और उसका दुख कहाँ गया उसे पता ही नहीं चला। उस बारिश की रात में वो थोड़ा रोमांटिक और थोड़ा ब्रेकअप वाला गाना काफ़ी मनमोहक लग रहा था। वो नहीं जानती थी कि कब से आरव को वो इस तरह से देख रही थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी अचानक से एक अपार्टमेंट के आगे आके रुकी और गाड़ी की लाइट्स जल गई। जानवी ने अपनी सीट बेल्ट खोली और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर रखे हुए अपने सामानों को लेने लगी। वो अपना फ़ोन और अपना बैग ले ही रही थी, तभी उसने देखा आरव ने उससे पहले ही उसका फ़ोन उठा लिया है। उसने धीरे से उसके कान में आके पूछा, तुम्हारे फ़ोन का पासवर्ड क्या है? पहले तो वो सोचती रही कि उसे अपना फ़ोन आरव के हाथ से छीन लेना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन जब उसने देखा वो किस तरीके से उसे प्यार से देख रहा है, तो उसने धीरे से उन आँखों में खो के अपना पासवर्ड बता दिया। आरव ने जल्दी से उसका फ़ोन खोला। उसके हाथ उस फ़ोन पे नाच रहे थे, तभी एक रिंगटोन की आवाज़ आरव के फ़ोन से आने लगी। उसने जल्दी से जानवी का फ़ोन बंद किया और उसको उसकी तरफ फेंक दिया। उसने फ़ोन जानवी को दिया और पूछने लगा, तुम कौन से फ्लोर पे रहती हो? 7th फ्लोर पे। जब देखा कि अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है तो वो गाड़ी से नीचे उतरा। जानवी कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही उसको कुछ पैरों के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो अपना सामान उठाकर गाड़ी से नीचे उतरने वाली थी कि उसने देखा बरसने वाली बारिश अब उसके ऊपर नहीं बरस रही। घर जाओ, गर्म पानी से अच्छे से नहा लेना और आराम करो। जो मैंने तुम्हें कहा है उसके बारे में ज़रूर सोचना। आई विल वेट फॉर योर आंसर। इतना कह के आरव ने उसके हाथ में छाता थमा दिया। बिना कुछ कहे जानवी बस उसको देख रही थी। अक्सर वो दोनों शायद चुप्पी साधे ही एक दूसरे को बहुत कुछ कह जाते थे। अंत में उसने कुछ कहा नहीं और छाता लेकर वहाँ से चली गई। उसने अभी 2 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि कुछ सोच के वो रुकी और आरव को देखने लगी, जो चुपचाप गाड़ी के बाहर खड़ा था। अब आप भी घर जाइए, चाहे जो हो या मेरा जवाब कुछ भी हो। आपने मुझसे ये पूछा है, यही मेरे लिए बहुत था। मैं जानवी अरोड़ा हमेशा आपकी आभारी रहूँगी। आपने मेरे पूरे टाइम में मेरी हेल्प की है, उसके लिए थैंक यू सो मच। बाद में उसने कुछ कहा नहीं और एक स्माइल करके अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए मुड़ गई। उस हल्की हल्की बारिश में वो कब गायब हुई पता ही नहीं चला। जब तक जानवी वहाँ से चली नहीं गई तब तक आरव उसको देखे ही जा रहा था। धीरे धीरे वो बारिश उसके ऊपर बरसने लगी। उसने अपने जेब से एक सिगरेट का पैकेट निकाला और हल्की हल्की बारिश में उस सिगरेट की स्मेल फैल गई। उस बारिश में सिर्फ कभी कभी उसके खांसने की ही आवाज़ें आ रही थी।
थोड़ी देर बाद जब उसने अपनी सिगरेट ख़त्म कर दी तो उसने वहाँ पे रखे हुए कूड़े के डिब्बे में उसे फेंक दिया। उसने अपार्टमेंट के 7th फ्लोर पे देखा जहाँ अब लाइट्स ऑन हो चुकी थी। लाइट्स ऑन होने के बाद वो गाड़ी में बैठा और वहाँ से चला गया। नहाते नहाते जानवी बस आरव की बातें और उसके साथ बिताए पलों को याद कर रही थी, क्योंकि उसने जानवी के सामने एक बड़ा सा सवाल जलाकर छोड़ दिया था। शादी एक बड़ा फ़ैसला होता है, तो वो ऐसे सडन डिसीजंस नहीं ले सकती। आज दोनों की ही रात काफ़ी लंबी होने वाली थी। वीकेंड आया तो जानवी आज सुबह सुबह नहीं उठी थी, क्योंकि वो रात को 3-4 बजे तक काम ही कर रही थी और प्रोजेक्ट्स की सारी डिटेल्स फाइनल कर रही थी। एक बार जब वो काम करने बैठ जाती थी तो उसे समय का होश ही नहीं रहता था। जब तक वो उठी दोपहर हो चुकी थी। उसका फ़ोन जो उसने साइलेंट मोड पे रखा था उसमें देखने के बाद उसे पता चला कि कितनी सारी मिस कॉल्स आई हुई हैं। कुछ मिस कॉल्स शालिनी की थी, जो वो जानती थी कि शायद उसकी चिंता में ही की होगी। थोड़ा खा पी के वो रेडी हुई और वहाँ से निकल गई। उसने अपने हमेशा वाले कपड़े, एक ब्लैक टॉप और एक ब्लैक पैंट पहना हुआ था। बाहर ठंड थी तो उसने एक जैकेट भी पहन लिया। उस जैकेट के बाद भी वो उतनी ही पतली और उतनी ही अकेली लग रही थी। जब वो घर से बाहर निकली तो हवा थोड़ी सी चल तो रही थी। आज उसके दादू का 70वां जन्मदिन था, तो आज तो उसको जाना ही था। अगर उस घर में उसको कोई अच्छी चीज़ याद थी तो वो शायद सिर्फ उसके दादू ही थे। उसके दादू ने हमेशा उसे बहुत प्यार किया, उसे हमेशा लाड दुलार दिया। पिछले कुछ सालों में वो मिलने के लिए वापस घर भी नहीं गई थी। वो जानती थी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी। उस घर में ऐसी बहुत सारी याद थी जिसको वो याद ही नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उन यादों को याद करके सिर्फ और सिर्फ दुख ही मिल सकता था। उसके दादू का जन्मदिन उनके ही घर अरोड़ा मेंशन में होने वाला था। अरोड़ा मेंशन अरोड़ास का सबसे पुराना और सबसे बड़ी जगह में बना हुआ घर था। वो बहुत ही नोबल और बहुत ही स्टाइलिश घर था, जैसे कि कोई महल हो। जब पहुँचे तो उस घर में रौनक चारों तरफ फैली हुई थी। घर के बाहर एक रेड कारपेट बिछा हुआ था जो चारों तरफ से अच्छे अच्छे फूलों से सजा हुआ था। घर के अंदर हॉल को बहुत ही शानदार तरीके से डेकोरेट किया गया था। हर तरह का खाना, हर तरह की मिठाई, हर तरह की पीने की चीज़ें उनके वहाँ पे सजा के रखी हुई थी और उन टेबल्स पर दोनों तरफ लोग बैठे हुए थे। लोग आते और उसके दादू के लिए बलाएं दुआएं दे के जाते। पार्टी अभी शुरू नहीं हुई थी। जितने भी मेहमान आ रहे थे उनको रेखा जी और देवराज जी ही वेलकम कर रहे थे। सब अपनी अपनी तरफ से उन बुज़ुर्ग को अपनी विशेस दे रहे थे। रश्मि भी अपने माता पिता के साथ खड़े होकर लोगों का वेलकम कर रही थी। सब रश्मि की सुंदरता और उसके अपने दादू के प्रति ख्याल को लेकर बहुत तारीफ़ें कर रहे थे। अरे वाह, रश्मि तो बहुत सुंदर लग रही है। दिन पर दिन आपकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है। मैं तो सोचती हूँ वो लड़का कौन होगा जिससे इनकी शादी होगी। हाँ, ये तो सेलिब्रिटी और टेलीविज़न इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों से भी ज़्यादा पॉपुलर है। इनका करिश्मा तो देखो कितनी इम्प्रेसिव है। असली मायने में ये होती है एक मेयर की बेटी होने की खूबियाँ। कितनी अलग लगती है देखने में। वहाँ बैठी औरतें रश्मि को देख रही थी। सब उसकी तारीफ़ आपस में कर रहे थे, जिसको सुनकर रेखा जी का सीना तो गर्व से चौड़ा होता जा रहा था। रेखा जी के लिए उनकी बेटी हमेशा उनके गर्व की बात रही है। ना ही केवल वो स्मार्ट थी, बल्कि हर मायने में हर काम को करने में सक्षम भी थी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि इस रश्मि का कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। अगर नहीं है तो मैं अपने बेटे को इनसे मिलवाना चाहती हूँ। भूल जाओ, सोचना भी मत। मैंने सुना है कबीर मल्होत्रा से उसकी सगाई होने वाली है। मुझे डर है तुम्हारे बेटे का तो कोई चांस नहीं होने वाला। छोड़ो फिर तो। रेखा जी मुस्कुराते हुए रश्मि के पास आई। उन्होंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें कबीर नहीं दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने रश्मि से पूछा, रश्मि कबीर कहाँ है? वो अब तक आया क्यों नहीं? मम्मी, कबीर कब का आ चुके हैं। वो शायद पापा के साथ स्टडी रूम में कुछ डिस्कस कर रहे हैं, अभी आते ही होंगे। पहले दादू ने पापा को बुलाया और फिर पापा ने कबीर को। शायद वहीं पे टाइम लग रहा होगा। तुम्हारे दादू ने तुम्हारे पापा को ऊपर बुलाया? रेखा जी ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज थी। जी हाँ। अच्छा, तुम गेस्ट को देखो, मैं ऊपर जाके देख के आती हूँ। फिर हंसते हुए वो सीढ़ियों से ऊपर चली गई। वहीं दूसरी तरफ अरोड़ा मेंशन के बाहर एक वॉल्क्सवैगन आके रुकी।
वो गाड़ी सीधा विला के बैक गेट पर जाके रुकी। जाह्नवी ने गाड़ियों की ओर एक नज़र भी नहीं देखा और सीधा उतर के नीचे घर की ओर चली गई। वो घर की डोरबेल बजाने ही वाली थी कि तभी दरवाज़ा अंदर से खुल गया। एक हल्का मोटा सा आदमी बाहर आया। जब उसने जाह्नवी को देखा तो वो हैरान रह गया। आप यहाँ पर? उसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ था। आप वापस क्यों आई हैं? जब जाह्नवी ने ये सुना तो उसके चेहरे पे तभी गुस्सा आ गया। वो उस आदमी की तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखने लगी। वो अरोड़ा मेंशन के बटलर थे, रमेश। रमेश काका वहाँ काफ़ी सालों से काम कर रहे थे। वो सुहासिनी जी के पक्का वफादार थे। जब रमेश काका ने देखा कि जाह्नवी उनको गुस्से में देख रही है, तब उनको एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ गलत बोल दिया। मुझे माफ़ करना मिस, मुझे तो कहना था कि आप कितने समय से वापस नहीं आई है, तो मैंने सोचा नहीं था आज आप बड़े सर के बर्थडे पर आएंगी, क्योंकि पिछले कुछ सालों से तो आप उसकी तरफ देखते हुए जाह्नवी अंदर जाते हुए बोली, मुझे लगता है मेरे आने से आपको बहुत दिक्कत हो रही है रमेश काका। रमेश काका कुछ याद करते हुए जाह्नवी के पीछे भागे। मुझे याद आया, बड़ी मैम ने कहा था कि अगर आप वापस आएँ तो आप तुरंत स्टडी रूम में चले जाएं। उनको आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उनके और मेरे बीच कहने और सुनने के लिए कुछ नहीं बचा। जो कहना है वो रश्मि से जाकर कह सकती हैं। इतना बोल के जाह्नवी घर के अंदर चली गई। आज उसका यहाँ आने का रीज़न बहुत सिंपल था। वो सिर्फ अपने दादू को एक बार देखना चाहती थी, उन्हें बर्थडे विश करके गिफ्ट दे के वहाँ से निकल जाना चाहती थी। इस पार्टी में शामिल होने का उसका कोई इरादा नहीं था, और वैसे भी उस पार्टी का जो प्रोग्राम रखा गया है वो उसके दादू की विश भी नहीं थी। उसके दादू हमेशा ही बहुत शांत इंसान रहे। उन्हें इतनी शोशा करने की आदत नहीं थी। इन सब चीज़ों के पीछे ज़रूर हाथ उसके पिता देवराज जी का होगा। वो तो बस अपने दादू से मिलके वापस घर चली जाएगी।